नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं भाई अर्थशास्त्र के ऐसे 100 क्वेश्चन जो आपकी मध्य प्रदेश पुलिस में पूछने की भरपूर संभावना है। तो ये क्वेश्चन अपन ने डिजाइन किए हैं एनालाइज के आधार पर। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देख लेना। बाकी अलग-अलग हर सब्जेक्ट की जो एनालाइज के आधार पर और पहले भी मैराथन जो क्लासेस ली थी, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो अपन ने आपको देख लेनी है, आपका काम बन जाएगा। और क्या ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े-बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में मेरे भाई। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय अर्थशास्त्र किस अर्थ क्या है मेरे भाई? निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण? भारतीय अर्थव्यवस्था किसकी अर्थव्यवस्था है? अगर ये बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी नहीं है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें सरकार का भी कंट्रोल हो और उद्योगपति मतलब निजी क्षेत्र का भी कंट्रोल हो और आपकी सरकार का कंट्रोल हो, वो आपकी मिश्रित होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी है? अगर इसका पूंजीवादी का उदाहरण आपसे पूछे तो अमेरिका, यूएसए। अगर आपको एक होती है पूंजीवादी, चक्रीय और अविकसित व्यवस्था, तो ये आपको देख लेनी है। जिस पर पूर्ण सरकार का कंट्रोल होता है, वो अलग व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ की एक बुक भी है, तो वो कौन सा अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी है? द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये क्वेश्चन क्या है? डायरेक्टली आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन अपन ने लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होने वाली क्रिया है। तो जो तीसरे क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होती वो कौन-सी है? तो तीसरे क्षेत्र में आपकी क्या होती है? सेवा वाला क्षेत्र आता है। तो बैंकिंग, व्यापार व संचार ये सभी आते हैं, लेकिन खनन और उत्खनन किस में आते हैं? प्राथमिक में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र वे होते हैं मेरे भाई, इसको समझ लेना यहाँ ही यही। प्राथमिक क्षेत्र वे होते हैं जो हमें डायरेक्टली क्या है? पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंडर में आते हैं। अगर सेकेंडरी क्षेत्र की बात करें तो जो किस में आते हैं? जो आपके प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके हम सेकेंडरी का उपयोग करते हैं, जस्ट लाइक उद्योग मान लीजिए। क्या मेरे भाई? उद्योग मान लीजिए तो वो आपके सेकेंडरी में आते हैं, बाकी तृतीय क्षेत्र में फिर ये होते हैं। चतुर्थ भी क्षेत्र होता है, पंचम भी क्षेत्र होता है। चतुर्थ क्षेत्र में क्या आता है आपका? अब चौथा क्षेत्र बन चुका, पांचवा भी। चौथे क्षेत्र में आपकी अगर बात करूं तो चौथे क्षेत्र में आपकी शिक्षा वाला क्षेत्र, रिसर्च वाली क्षेत्र आ जाएँगे। 5वें में आपकी कौन से आपकी प्रधानमंत्री, सीईओ, ये सभी जो पोस्ट होती है 5वें क्षेत्र में आती है। अगला दो क्वेश्चन देखिए, अधिकतम लाभ अर्जित करना किस अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है? अधिकतम लाभ अर्जित कौन करना चाहेगा? सरकार करना चाहेगी या आप प्राइवेट करना चाहेगा, निजी व्यक्ति? तो ज़्यादा लाभ अर्जित करना निजी व्यक्ति चाहेगा। तो निजी व्यक्ति किस में आता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वयं करती है, वे कहलाती है। मतलब अगर बात करें मोदी साहब, मोदी जी क्या बोलते हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी कि आत्मनिर्भर भारत बनाना। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है कि अपने को जो उपयोग करना है, मतलब अपनी जो आवश्यकता है वो उसका सभी उत्पादन अपन ही कर सके, वो होती है आत्मनिर्भर भारत। तो अगर यहाँ सभी वस्तुएं स्वयं के उत्पादन स्वयं करती करती है, तो वो किसके अंडर में आती है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के अंडर में आती है। अगर आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा मतलब अपनी आवश्यकता को अपन खुद ही पूरा कर रहे हैं, ये चीजें होती है। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। तो अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधन? तो पहला क्षेत्र। अभी अपन ने बात करी, दूसरे क्षेत्र में आपका उद्योग वाला आ जाएगा, तीसरे में क्या आ जाएगा? तीसरे में आपका सेवा वाला क्षेत्र, चौथे में आपका शिक्षा, रिसर्च वगैरह इसमें आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात पर प्रतिबंध होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निर्यात और आयात पर प्रतिबंध होता है, वो आपकी कौन-सी होती है? बंद अर्थव्यवस्था होती है। बंद अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात करते, ना तो बाहर के देश से कुछ वस्तु मँगाते, ना ही भेजते, उसको बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। खुली अर्थव्यवस्था जिसमें आना-जाना लगा रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
समुद्री पर्यावरण से संबंधित अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? समुद्री पर्यावरण से संबंधित जो अर्थव्यवस्था है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो नीली अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, नीली अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो श्रेय है किस अर्थशास्त्री को जाता है मेरे भाई? तो मिश्रित की अगर बात करें तो जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जॉन मेनार्ड किन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, भारत में नवीनतम आर्थिक सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो आर्थिक सुधार अपन सभी को पता है, मनमोहन जब वित्त मंत्री थे हमारे, मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उस समय 1991 में इन्होंने ही किया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस आर्थिक प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, औद्योगिक संस्थान और इकाइयों का निजी क्षेत्र में स्थानांतरण किया जाता है? निजीकरण के द्वारा अपने जो मतलब सरकारी जो संपदा होती है, उनको प्राइवेटीकरण करते हैं, निजीकरण उसका करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न किसका वर्गीकरण है? तो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न किसके अंदर में आते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। सार्वजनिक क्षेत्र अगर बात करूं तो जो सरकार के अधीन में होते हैं, वे सार्वजनिक क्षेत्र के अंडर में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2024 तक किन कंपनी अप्रैल 2024 तक किन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ? मतलब अप्रैल 2024 को किनको महारत्न का दर्जा प्राप्त, नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ? तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड व केंद्रीय भंडारण, इनको मिल चुका है। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और IREDA, मतलब दोनों को मिल चुका है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, तो ये दोनों हो जाएंगे। अगला देखिए, LPQ प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? LPQ का पूर्ण रूप क्या है? अगर LPQ का पूर्ण रूप हमसे पूछे तो L से क्या हो जाएगा? L से लाइसेंस, P से परमिट और Q से क्योटा। लाइसेंस, लाइसेंस इसमें नहीं है, लाइसेंस इसमें है, लाइसेंसिंग, लाइसेंस, तो ये नहीं होने वाला मेरा भाई, ये भी नहीं होगा। लाइसेंसिंग, परमिट और कोटा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, लाइसेंसिंग, परमिट और कोटा होने वाला। अगला देखिए, किस किसी देश किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? देश के भीतर ही की बात करा तो GDP होता है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होता है, GDP होती है। अगला देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वर्तमान में आधार क्या है? अगर राष्ट्रीय आय की गणना करनी है भारत के अंदर में तो उसका आधार क्या है? 2011-12। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 2011-12। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही सूत्र क्या है? तो बाजार कीमत पर जो क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही क्रम क्या होने वाला है? इसको देखिए, तो बाजार कीमत की बात कर रहा है, पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही सूत्र क्या है? आपको राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, मतलब ग्रोस ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है? तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो GDP, मतलब ग्रो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर विदेशों से प्राप्त निवल आय जुड़ जाएगी तो हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में से मूल्य ह्रास को हटाने पर क्या प्राप्त होता है? अगर GNP में से अपन मूल्य ह्रास हटा देते तो आपका क्या प्राप्त होता है मेरे पास? शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, साइमन हुज नेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय मापने में कितनी विधियां दी गई? तो राष्ट्रीय आय मापने के लिए कितनी विधियां दी गई है? इसका उत्तर एक बार बताइए, फिर अपन बात करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमें 3 विधियां दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन है? अगर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की अगर बात करें, CSO के प्रथम अध्यक्ष कौन है? PC महालनोबिस साहब होने वाले। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, PC महालनोबिस होने वाले। अगला क्वेश्चन देखिए,
राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में शामिल किसको किया जाता है? अगर यहाँ बात करें राष्ट्रीय आय को किसमें शामिल करते हैं? तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का के मूल्यों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हस्तांतरण भुगतान नहीं है, तो कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं जो हस्तांतरण कर सके? तो वृद्धा पेंशन को थोड़ा स्थानांतरण करते हैं, बेरोजगार भत्ता स्थानांतरण, उपहार स्थानांतरण, लेकिन वेतन तो अपनी जो कमाई होती है वो होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कहना चाह रहा है कि ये अपन क्या है, ये वेतन तो वही दे ही रहे अपन, वेतन तो वही जो कमा रहे वो, बाकी ये चीज़ें क्या है होती है, ये चीज़ें अपन सरकार देती है हमें, तो ये होती है। अगला देखिए, बाकी वेतन तो अपन जो कमा रहे अपनी कमाई की मनी है वो है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी परिबद्ध बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा समीकरण सही है? अगर आपकी बंद अर्थव्यवस्था है, तो आपकी जीडीपी और जीएनपी बराबर होने वाली। क्या मेरे भाई? जीडीपी और जीएनपी आपकी बराबर होने वाली, क्योंकि बंद है ना, बाहर से आ रहा है। मतलब जो घर में बन रहा है वही टोटल होने वाली, क्योंकि बाहर से तो कुछ आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा। तो ये ऑप्शन डी आप सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जीडीपी और जीएनपी आपकी बराबर होने वाली। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? अगर आपको प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करनी है, तो आपको जो राष्ट्रीय आय है, उसमें सभी जो जनसंख्या उसका भाग दे देना है। तो राष्ट्रीय आय अपॉन में कुल जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया? तो भारत में आर्थिक नियोजन की दिशा में जो पहला काम है, वो किसने किया? तो एम विश्वेश्वरैया ने किया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए, एम विश्वेश्वरैया। अगला देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 तो सभी जानते हैं, लेकिन 1951 वाले दो ऑप्शन है हमारे पास। तो अप्रैल 1 अप्रैल 1951 में हुई थी पहली पंचवर्षीय। 1 अप्रैल को क्यों हुई? क्योंकि 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष हमारा चालू होता है, उसी कारण इसको 1 अप्रैल से हमने शुरू किया है। अगला देखना, जनवरी 2000 जनवरी 1950 में सर्वोदय योजना का प्रतिपादन किसने किया? सर्वोदय योजना का प्रतिपादन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक विकास हेतु योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई मेरा? तो योजना आयोग की अगर बात करें, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। और एक और क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना हुई है? तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुई है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर मैं बात करूं, तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 अगस्त 1952। अगला क्वेश्चन देखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त आर्थिक विकास की दर कितनी है? पहली पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो प्राप्त है आर्थिक विकास की दर कितनी है मेरे भाई? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 3.6। तो ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना अवकाश की समय या अवधि थी, तो योजना अवकाश की समय अवधि कितनी थी? तो 1900 क्या मेरे भाई 1966 से 69। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में है। योजना आयोग के वर्तमान की अगर बात करें, योजना आयोग के वर्तमान कौन है? सीईओ तो श्री वी आर सुब्रमण्यम। लेकिन अगर उपाध्यक्ष की बात करूं, तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी उपाध्यक्ष है। अगर अध्यक्ष की बात करूं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, मतलब पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ये फिक्स है। अगला देखिए, नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया गया था? तो नीति आयोग का अगर गठन की अगर बात करें, तो कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीव्र सतत और ज्यादा समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो हमारी जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी कौन सी? 12वीं। अगर बात करें कि सबसे पहले लास्ट वाली जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, वो कौन से नंबर की थी? 12वीं थी। उसका क्या लक्ष्य था? तो तीव्र सतत और ज्यादा समावेशी विकास इसका मुख्य लक्ष्य था।
अगला क्वेश्चन देखिए, डी डीटी लकड़वाला आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? तो लकड़वाला ने आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? तो 1993 में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 1993। अगला क्वेश्चन देखना है, भारत में गरीबी के कारण है, तो भारत में गरीबी का क्या कारण है? गरीबी का कारण राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, बिल्कुल, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी व अल्प बेरोजगार, सभी कारण है, तो उपयुक्त डी हो जाएगा, आपके सभी कारण होने वाले। लोरेंज वक्र माप किसको दर्शाता है? तो लोरेंज वक्र माप किसको दर्शाता है? अगर ये बात करें तो लोरेंज जो वक्र माप है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति को नहीं, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को नहीं, आय वितरण और जनसंख्या के बीच विषमता, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेरोजगारी दर से क्या तात्पर्य? क्या मेरे भाई बेरोजगारी दर से आपका क्या तात्पर्य? इसका उत्तर देना। हाँ, तो बेरोजगारी दर से तात्पर्य है, तो बेरोजगारी दर से अगर तात्पर्य की बात करें तो क्या तात्पर्य होने वाला है? तो बेरोजगारों की संख्या अपन श्रम बल गुणित 100, तो ये आपका फॉर्मूला होता है बेरोजगारी दर, तो ये डायरेक्टली आप याद कर लेना, आपका काम बनने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार समस्त भारत में निर्धनता का अनुपात क्या है? निर्धनता का अनुपात परसेंटेज क्या है मेरे भाई? अगर ये आपसे पूछ रहा है तो 21.9% किसके अनुसार? सुरेश तेंदुलकर की समिति के अनुसार होने वाला। अगला क्वेश्चन है, हेड काउंट रेशो का संबंध है, तो हेड काउंट रेशो का संबंध किससे है मेरे भाई? तो हेड काउंट रेशो जो होने वाला है आपका निरपेक्ष गरीबी से संबंधित होने वाला, ऑप्शन सी ए आपका करेक्ट हो जाएगा, निरपेक्ष गरीबी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समिति द्वारा गरीबी गणना का आधार संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार माना है? तो ये किसने माना है? तो रंगाराजन समिति, सी रंगराजन समिति से संबंधित होने वाला। बाकी अगर आपसे पूछे कि लकड़वाला किससे संबंधित, सुरेश तेंदुलकर, रंगराजन समिति, तो ये तीनों आपकी गरीबी से संबंधित होने वाले। अगला देखिए, अगला क्या है, गरीबी गणना हेतु कैलोरी मापन आधार सर्वप्रथम किसने दिया? तो कैलोरी मापन अधिकार आधार सबसे पहले किसने दिया? तो रथ और दांडेकर, दांडेकर वाली समिति जो थी उसने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी रंगराजन समिति द्वारा प्रतिदिन कितने रुपए उपभोग खर्च करने वाला ग्रामीण व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा? तो कौन गरीब नहीं माना जाएगा? रंगराजन समिति जो 32 रुपए डेली कमाता है, डेली खर्च करता है, वो नहीं होने वाला। अगला देखिए, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? तो वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को क्या बोला जाता है? अगर वो बात करें तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, आई आईपी का प्रकाशन कौन करता है? आईआईपी का प्रकाशन कौन करता है? औद्योगिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू हुई? तो भारत की पहली औद्योगिक नीति की अगर मैं बात करूं तो 1948 में हुई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन क्या है? तो भारत में शिखर संगठन क्या है? आईडीबीआई, तो आईडीबीआई आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ? सिडबी का मुख्यालय आपका लखनऊ में होने वाला, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर पहुंच चुके हैं मेरे भाई। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना आपकी कहाँ हुई, कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई, शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई। वो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय होना। तो 50 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मेरे भाई? अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो और ये रिवीजन वाली जो क्लासेस चल रही है आपको, मेरा जो टॉप क्वेश्चन वाली, ये अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद धारा के तहत बजट को वार्षिक वित्तीय ब्यौरा
के नाम से उल्लेख किया गया। तो इसके नाम से उल्लेख कहाँ किया गया था? अनुच्छेद आपका 112 में किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए। बजट भारतीय बजट हेतु वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। तो बजट हेतु वित्तीय वर्ष की शुरुआत आपकी 1 अप्रैल से होती है और समाप्त कब होता है? 31 मार्च को समाप्त होता है। भारत में सर्वप्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? भारत में पहला बजट, सबसे पहले बजट हमने कब प्रस्तुत किया? तो वर्ष 1860 में। कब किया? 1860 में हमने सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया है। आज़ादी के बाद भारत का प्रथम बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया? तो आज़ादी के बाद पहला बजट जो प्रस्तुत किया, वो किसने किया? आर षणमुखम शेट्टी साहब ने किया है। अगला देखिए, राजस्व घाटे का अर्थ क्या है? राजस्व घाटे का अर्थ क्या है मेरे भाई? अगर राजस्व घाटे की अगर बात करूँ, अब घाटा कब होगा ये क्वेश्चन आपको बनता है। जब आपका खर्च जो है जो आपका जो अपन खर्च कर रहे हैं, वो अगर प्राप्ति से कम होगा, मतलब व्यय अगर प्राप्ति जो प्राप्त हो रहा है उससे ज़्यादा होगा तो आपका घाटा होगा, यही देखने वाले हैं। तो राजस्व व्यय, व्यय अगर ज़्यादा है प्राप्ति से तो आपका ये क्या होगा? राजस्व घाटा होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्राथमिक घाटे का सूत्र है। तो प्राथमिक घाटे का क्या सूत्र है मेरे भाई? अगर प्राथमिक घाटे की बात करूँ तो राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक घाटा जो राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान, ये वाला करेक्ट है। अगला है, भारत के लिए सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया। तो भारत के लिए सबसे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? वो 1860 में किया था वो, और किसने किया था लेकिन वो किया था जेम्स विल्सन ने। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जेम्स विल्सन। नेक्स्ट देखना, भारत के लिए सर्वाधिक बजट किसने प्रस्तुत किया? तो भारत के लिए सर्वाधिक बजट किसने प्रस्तुत किया मेरे भाई? तो ये प्रस्तुत किए मोरारजी देसाई ने। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन देखिए, भ- भारत में वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कब से लागू किया? अगर भारत में वस्तु और सेवा कर की बात करें तो ये कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 में लागू किया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और पहला राज्य जो लागू करने वाला वो असम था। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कर जिसका करापात और कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पर होता, मतलब जो टैक्स एक ही व्यक्ति पर लेता है वो कौन सा कर होता है? वो आपका प्रत्यक्ष कर, मतलब डायरेक्टली तरीके से ले रहा है, वो प्रत्यक्ष कर होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? पहला जो वित्त आयोग का अध्यक्ष की अगर बात करूं, पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष वो कौन है? तो आपकी केसी नियोगी साहब होने वाला। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग ने निवल प्राप्तियों का कितना प्रतिशत राज्यों के बीच हस्तांतरित करने का सुझाव दिया था? तो कितना सुझाव दिया था? 41%। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 41%। अगला क्वेश्चन है आपका, 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ मेरे भाई? तो 16वां अगर वित्त आयोग का गठन की अगर बात करें, 31 दिसंबर 2023 को 16वां जो वित्त आयोग है उसका गठन हुआ। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया साहब होने वाले हैं। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला देखिए, अगला आपको जोड़ी बनानी है। तो क्या यहाँ वित्त आयोग है और यहाँ अध्यक्ष है? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी साहब, 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया, 15वें के एन के सिंह और 12वें के आपके ये हो जाएगी सी रंगराजन। तो क्या हो जाएगा? एक का दो, एक का दो, दो वाले ऑप्शन है। बी का क्या? बी का 3, बी का 3 वाला यही है। तो ऑप्शन बी आपका मेरा भाई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। कोई समस्या है इसमें? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मुद्रा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? मुद्रा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा गुण आपके पास होना चाहिए? तो कौन सा होना चाहिए? कार्य करने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो स्वीकार्यता, बिल्कुल स्वीकार्यता तो होनी चाहिए ना भाई। अगर मुद्रा को स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है तो वो किस काम की है? तो ये आपका पहला ही पॉइंट हो जाएगा। मुद्रा का सही अर्थ क्या है भाई? मुद्रा का सही अर्थ क्या है? मुद्रा का अगर सही नगद मुद्रा, करेंसी, बैंकों के पास जमा, सोना चांदी, वह वस्तु जिसे सर्वग्राहता वो कानूनी मान्यता प्राप्त हो, वो कोई क्या होती? मुद्रा होती है। जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त होती है वो मेरा भाई मुद्रा होती है।
ऐसे तो अपन ही नोट छाप दें प्रिंट आउट से, तो वो उसको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों में सबसे कम तरल माप कौन-सा? सबसे कम तरल की बात करें, तो सबसे कम तरल आपका एमए होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो ₹1 का नोट अभी तो नहीं चल रहा, लेकिन पहले जब चलता था, तब किसके हस्ताक्षर होते थे? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते थे। अगला देखिए, ₹10 के नोट पर किसकी आकृति छपी हुई है? तो ₹10 के नोट पर आपकी किसकी आकृति? तो कोणार्क मंदिर की आकृति, कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, उसकी आकृति आपकी ₹10 के नोट पर छपी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, खुले बाजार की क्रियाएँ केंद्रीय बैंक की किस नीति का भाग है? खुले बाजार की जो क्रिया है, केंद्रीय बैंक की किस नीति का भाग है? तो ये मौद्रिक नीति का भाग होना है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, वो इसको 1955 में हमने क्या कर दिया? एसबीआई में बदल दिया। तो एसबीआई आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो आपकी आरबीआई, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1980 में सरकार द्वारा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो सरकार द्वारा कितने बैंक का हमने राष्ट्रीयकरण किया? तो यहाँ बात करें तो डी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने किया, 1980 की बात कर रहे हैं। वर्तमान में केंद्रीय बैंक के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में कौन है मेरे भाई? तो शक्तिकांत दास। यहाँ कौन होने वाले हैं? संजय मल्होत्रा। वर्तमान में कौन है? संजय साहब होने वाले, संजय मल्होत्रा साहब। वर्तमान में संजय मल्होत्रा होने वाला है। ये आपका संजय मल्होत्रा करेक्ट होने वाला, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखिए, तो ऑप्शन के हिसाब से संजय मल्होत्रा के पहले कौन थे? शक्तिकांत दास साहब थे, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के केंद्रीय बैंक के संदर्भ में सत्य कथन चुनना। तो केंद्रीय बैंक के संदर्भ में आपको सही कथन चुनना है। पहला देखते हैं, भारत का अपना केंद्रीय बैंक 1935 में मिला, बिल्कुल सही है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। यह देश में मुद्रा का निर्गमन करता है। यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। चारों सभी सही है। तो कौन सा आपके चारों किस में है? चारों हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी मेरे भाई करेक्ट होने वाला है। अगला देखना है, शाख नियंत्रण हेतु मात्रात्मक उपाय नहीं है। तो शाख नियंत्रण हेतु क्या मात्रात्मक उपाय क्या नहीं है इसमें? तो बैंक की दर नीति ये आपका हो जाएगा, ये उपाय है। खुले बाजार की क्रिया करना उपाय है। भाई नियंत्रण अगर करना है, नगद रिजर्व अनुपात और वैधानिक तरलता, साख में राशनिंग, ये क्या चीज़ है? तो ये आपका हो जाएगा, ये उपाय नहीं। कौन सा बैंक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है? केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है स्थापित? तो मुंबई में होने वाला है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, तब मुख्यालय कहाँ था? तब मुख्यालय कोलकाता में था। अगला है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कौन जारी करता है? तो सीपीआई आपका कौन जारी करता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये एनएसओ जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष 11/12 होने वाला, क्योंकि जनगणना तभी हुई थी और उसी आधार पर अपन अभी तक ले रहे हैं। अगला देखिए, मांग प्रेरित स्फीति का के कारण है। तो मांग किसके कारण है मैम? स्फीति लोगों की आय में वृद्धि, सरकार व्यय में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। तो बिल्कुल करेक्ट होगा, सभी पर निर्भर करता है। भारत में किस सूचकांक को मुद्रास्फीति का आधिकारिक माप माना जाता है? तो किसको माना जाता है? सीपीआई। अगला देखिए, एक निश्चित समय या अवधि में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगार की उच्च और बढ़ती हुई दर की स्थिति क्या कहलाती है? तो ये दर क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन कहलाता है। अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना आपकी किस वर्ष हुई मेरे भाई?
तो 1875 में ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 1875। अगला है एनएसई का पूर्ण नाम क्या है? एनएसई का पूर्ण नाम क्या है? तो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये किसमें मेरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी का अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। कौन मेरा भाई? माधवीपुरी बुच है क्या? तो अभी इसके पहले तो वही थी, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? ये आपको बता देना, ये कमेंट में बता देना कि वर्तमान में कौन होने वाले हैं। महादेवपुरी बोझ है, लेकिन सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी लास्ट में मैं बता दूंगा, तो 2-3 क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको सेबी के अध्यक्ष बता दूंगा। अगला देखिए, मुद्रा बाजार के उपकरण है, तो मुद्रा बाजार का उपकरण क्या है? तो ये वचन पत्र होने वाला, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, वचन पत्र होने वाला। अगला देखिए, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध किससे है? तो स्टॉक मार्केट से संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा इस गुड। अगला देखिए, भारत के निर्यात और आयात क्षेत्र में वित्त पोषण का प्रबंधन कौन करता है? तो इसका प्रबंधन कौन करता है मेरे भाई? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, भारतीय निर्यात आयात बैंक इसका प्रबंधन करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के अंतर्गत उदाई अदायगियों का विवरण करता है? तो चालू खाता, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किसी देश का भुगतान संतुलन बीओपी किसका व्यवस्थित रिकॉर्ड? बीओपी किसका? ये आपका बीओपी की अगर बात करें, तो सामान्य रूप से किसी एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश की समस्त आयात और निर्यात और लेन देन, ये आपका बीओपी भाई भुगतान संतुलन होता है। अगला देखिए, विदेशी संस्थान निवेश की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसकी विशेषता आपकी कौन सी नहीं होने वाली? डायरेक्टली बता देता हूँ, यह शीघ्र पलायन करने वाला निवेश नहीं है, तो ये विशेषता नहीं, बाकी सभी इसकी विशेषता होने वाली। इसकी प्रकृति अल्पकालिक होती है, इसका निवेश कंपनी के साथ सीधा संबंध होता है, इससे इस पर सेबी का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की नवीन विदेश व्यापार नीति 2023 किस स्तंभ पर आधारित है? तो किस स्तंभ पर आधारित है? तो छूट के लिए प्रोत्साहन, व्यापार करने और आसानी, लेन-देन, लागत में कमी, सहयोग के माध्यम से निर्यातकता, राज्य जिलों का प्रोत्साहन लेना, तो उपयुक्त मतलब सभी इसके होने वाले, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला है, भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति 2023 कब प्रभावी लागू हुई? तो कब लागू हुई? तो अप्रैल 2023 में लागू हुई, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। फेमा किस वर्ष लागू हुआ? अगर फेमा की बात करें, तो फेमा आपका कानून है, तो ये आपका 2000 में लागू हुआ। अगला है, भारतीय संतुलन का वह अवस्था जिसमें मुद्रा का प्रवाह अंतर्गत से कम होता है, क्या कहलाता है मेरे भाई? तो अनुकूल भुगतान संतुलन कहलाता है। अगला है, भुगतान संतुलन के खातों के संबंध में सत्य कथन चुनना है, तो सत्य कथन अगर चुनते हैं अपन भुगतान संतुलन के खातों से, दृश्य खातों में आयात निर्यात को शामिल किया जाता है, अदृश्य खातों में अंतरण आय और व सेवाओं को शामिल किया जाता है, पूंजीगत खातों में निवेश, उधार और प्रवासी, तो ऑप्शन डी डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, एफडीआई और एफआईआई को परिभाषित करने के लिए किस समिति का गठन हुआ? तो इसमें किस समिति का गठन हुआ? तो ऑप्शन बी आपका मायाराम समिति का गठन हुआ। ये हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद और है, एक क्वेश्चन अपना आया था जो मैंने बताया था कि कमेंट बॉक्स में बताना। तो सेबी के हेड कौन है? सेबी के वर्तमान हेड कौन है? उसके पहले माधवीपुरी बुच थी, लेकिन वर्तमान में कौन है? तुहिन कांत पांडे। क्या मेरे भाई? तुहिन कांत पांडे वर्तमान में हेड है। तुहिन कांत पांडे वर्तमान में सेबी के हेड होने वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी यही होने वाला। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, अजय बंगा होने वाले। अगला देखिए, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल सदस्य कितने हैं? अगर डब्ल्यूटीओ के कुल सदस्य की बात करें,
तो 166 है। डब्ल्यूटीओ की हेड कौन है? नागोजी ओंकाजा-इवेला। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय होने वाला। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाला। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय भी यही होने वाला है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक में कुल कितने सदस्य हैं? तो ओपेक की अगर बात करें, ओपेक में आपके टोटल 12 सदस्य, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। दक्षिण सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में स्थित होने वाला। तो ये थी मेरे भाई अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी क्या लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।